हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन का मीनिंग होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसा कि आपको बताया था कि सिंपल सा वर्ड याद रखिए आप, ट्रांसफ़र, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, स्थानांतरण हिंदी में कहते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के ट्रांसलोकेशन के अंदर, ट्रांसफ़र के अंदर सिंपल सा मीनिंग ये है कि उनके प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना, इसे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहते हैं। इसके अंदर आप से यही ध्यान रख सकते हैं कि जब हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं प्लांट के अंदर, तो एक सेल होती है जो सोर्स का काम करती है, दूसरी सेल सिंक का काम करती है। सोर्स सेल्स क्या करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती हैं और सिंक सेल उसका यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर सोर्स सेल, जो सोर्स है, स्रोत जिसे आप कहते हैं, वो अलग अलग होता है। सोर्स यहाँ पर लीफ होती हैं। जनरली हम अगर बात करते हैं तो एक मैच्योर लीफ सोर्स का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर अगर यंग लीफ काम करेंगे तो उनके पास इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, ना वो इतना फूड बना पाएंगी कि वो दूसरी सेल्स को दे पाएँ। इवन वो खुद का ही जो रिक्वायरमेंट है उसे ही कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए वो खुद भी मैच्योर लीफ पर जो फूड बनता है उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। उसके बाद जो ओल्ड लीफ होती हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल लो हो चुकी होती है, इसलिए वो भी न के बराबर फूड बना पाती हैं, एज अ सोर्स नहीं काम कर पाती। सो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर लीफ बचती हैं जो कि यहाँ पर सोर्स का काम करती हैं। अब सिंक यहाँ पर वेरी करता है। सिंक टाइम टू टाइम वेरी करता है। सिंक लीफ या रूट हो सकती है, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर बर्ड हो सकती है, कोई न्यू बर्ड हो सकती है, स्टेम हो सकता है। दैट मीन कि जब जैसी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग लीफ जो सोर्स है वो बदलता रहता है, सिंक है जो बदलता रहता है। सोर्स हमेशा लीफ ही रहती है, सिंक वेरी करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर सिंक हमेशा लीफ होएगी, जो यंग लीफ है, जो एकदम ओल्ड लीफ है, या फिर स्टेम या रूट। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उस समय फ्लावर बड और फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। इस वजह से जो फूड है वो वेजिटेटिव टिश्यू की तरफ कम जाने लगता है और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उनकी तरफ ज़्यादा जाने लगता है, क्योंकि उनको उस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इस तरह से सिंक वेरी करता है। अब इसके अंदर हमने कुछ डायरेक्शंस पढ़ी थी, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, बाई डायरेक्शनल एंड रेडियल मूवमेंट। जैसा कि आपने प्लांट में वाटर के लिए पढ़ा था कि हमेशा इसका मूवमेंट लो टू हाई होता है, यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट, रूट से टॉप की तरफ होता है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसलोकेशन होना है, तो वो हर डायरेक्शन में होता है। वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, लोअर डायरेक्शन में भी होता है, और उसी के साथ यानी डाउनवर्ड भी होता है, रेडियल एंड बाई डायरेक्शनल। जैसा कि आपको पता है कि जो लीव्स हैं वो हमेशा टॉप पर नहीं बनती हैं। अगर कोई प्लांट है वो टॉप पे बन रहा है तो उसको रूट की तरफ मूवमेंट करना है, यानी कि डाउनवर्ड होगा। अब अगर वो बीच में लीफ बन रही हैं और उससे ऊपर कोई फ्रूट लगा है तो उसको उधर फूड को पहुंचाना है, तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। अगर लीफ बीच में, मतलब लोअर वाली लीफ लोअर साइड को और अपर वाली लीफ अपर साइड को फूड प्रोवाइड करें, तो बाई डायरेक्शनल होगा। अगर अपना ही फ्लोएम अपनी एपिडर्मिस की सेल्स तक फूड पहुंचा रहा है तो उसे रेडियल मूवमेंट कहेंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने पाथ को डिसाइड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, जिनके अंदर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स था, जिसमें उन्होंने किया था कि एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया था ट्विग के चारों तरफ, जिसके अंदर से उन्होंने फ्लोएम को हटा दिया था। थोड़े टाइम बाद 2 सेंटीमीटर तक उन्होंने हटा दिया था। थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि जो उसका अपर वाला पार्ट है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है फूड का। इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और सेकंड एक्सपेरिमेंट कर्टिस ने किया था। कर्टिस ने क्या किया था, 2 ट्विग के अंदर रिंग का फॉर्मेशन किया, एक से जाइलम को हटा दिया, दूसरे से फ्लोएम को हटा दिया। दोनों को डिप करके रखा वाटर के अंदर और डिफोलिएटेड ब्रांचेस को यूज़ किया था। थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि जिसके अंदर से उन्होंने जाइलम को हटाया था, जिसके अंदर फ्लोएम अभी भी प्रेजेंट था, उसकी जो अपर सेल्स हैं, जो अपर वाला पार्ट है, वो अच्छा खासा ग्रो करता है, यानी उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसके बेसिस पर उन्होंने निकाला कि फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, वो था कि जो कार्बनिक सॉल्यूट्स थे उनके अंदर, मतलब जो कार्बनिक सॉल्यूट्स था उनका एनालिसिस किया गया कि एक्चुअली फ्लोएम के अंदर क्या है। तो जो फ्लोएम के जितने भी सॉल्यूट्स थे उनको देखकर पता लगाया गया कि अगर थोड़े टाइम तक लीफ के पास जो नाइट्रोजन और सुक्रोज थे, थोड़े टाइम के बाद में फ्लोएम के पास भी आ जाते हैं। दैट मीन फ्लोएम ही ट्रांसलोकेशन के लिए हेल्प करता है।
उसी के साथ थर्ड एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव को यूज़ किया गया, कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया गया फूड फॉर्मेशन के लिए, जो कि C412 था, मतलब C14 था। जनरली C12 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर C14 लिया गया और कुछ टाइम बाद देखा कि फ्लोएम की सेल्स के पास भी था। इस तरह से जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे उन तीनों का रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर जो फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए एक्चुअली फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये आता है यहाँ पर कि अब डिसाइड तो हो चुका था कि एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा टिश्यू है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा था कि फ्लोएम में भी कौन सी सेल्स, जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था, जाइलम पहले डिसाइड हुआ था पाथ के थ्रू, देन जाइलम की कौन सी सेल्स डिसाइड करने के लिए हमें मैकेनिज्म पढ़ना पड़ा था, कुछ थ्योरीज पढ़नी पड़ी थी। इसीलिए इसी तरह से हमें इसमें भी मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो ये डिसाइड करेंगे कि फ्लोएम की कौन सी सेल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरी दी गई हैं इसके मैकेनिज्म को डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर टोटल 6 थ्योरीज हैं। फर्स्ट डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, सेकंड एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, थर्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस, फोर्थ ट्रांससेलुलर स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस, फिफ्थ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, सिक्स्थ मास फ्लो हाइपोथेसिस। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो 6th थ्योरी है मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। डिफ्यूजन हाइपोथेसिस के अंदर इसे सबसे पहले आपको जैसा कि पता है डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब आप हिंदी में विसरण कहते हो। डिफ्यूज़न हमेशा हाई टू लो होता है, जहाँ पर भी उसकी मात्रा ज़्यादा होगी उससे कम मात्रा की तरफ वो मूव करेगा, यानी कि हाई टू लो मूवमेंट होता है उसका। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया जाता है कि आप कोई भी वाटर से फिल बीकर लीजिए, उसे दूसरे बीकर से कनेक्ट कीजिए जो कि बिल्कुल खाली हो या उसमें थोड़ा पानी हो, तो आप थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि जब तक इक्वल नहीं होता इनके बीच में ट्रांसफ़र होता रहता है हाई टू लो। सो डिफ्यूज़न हाई टू लो होता है। तो ये हाइपोथेसिस भी इसी पे बेस्ड थी कि सबसे फर्स्ट हाइपोथेसिस यही थी, और अकॉर्डिंग टू दिस कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो भी अपने हाई टू लो की तरफ मूव करते हैं। दैट मीन उन्होंने कहा कि जो सोर्स हैं वो हमेशा फूड का फॉर्मेशन करते रहते हैं, इसलिए उनके पास जो अमाउंट है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का उनके फूड का बहुत ज़्यादा होता है, और जो सिंक है वो हमेशा यूज़ करते रहते हैं, इसलिए उनके पास अमाउंट फूड का बहुत कम होता है। इसलिए सोर्स से सिंक हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है फूड का, बिना किसी मैकेनिकल फोर्स के, बिना किसी एक्टिव एनर्जी के। ये हाइपोथेसिस दी गई थी, लेकिन इस हाइपोथेसिस का रिजेक्शन ये था कि अगर हाइपोथेसिस अगर डिफ्यूज़न के थ्रू होता तो ये जो रेट है डिफ्यूज़न की वो बहुत लो है, इससे तो 1000 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूज़न फास्ट होता है। तो इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट, कि इनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है ये बहुत स्लो होती है, क्योंकि डिफ्यूज़न की रेट होती है 10 पावर टू 2 to 10 पावर टू 3, यानी कि 100 मोल्स पर सेक ऐसे कुछ। लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा फास्ट, डिफ्यूज़न से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ट्रांसलोकेशन, इसलिए इस हाइपोथेसिस को नहीं माना गया। सेकंड हाइपोथेसिस थी एक्टिवेटेड डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस। एक्टिवेटेड डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस मैसन एंड फिलिस ने दी थी 1936 में। अकॉर्डिंग टू दिस, आपको मैं यहाँ से हाइपोथेसिस नाम के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं बोलती हूँ पॉइंट आप एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में, या फिर यहीं पे नोट कर दीजिए कि जो डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस थी वो डिफ्यूज़न पे डिपेंडेंट थी, हाई टू लो। अब एक्टिवेटेड डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस में जैसा कि मैंने कहा ये मैसन एंड फिलिस ने दी थी। यहाँ नाम से पता चल रहा है कि डिफ्यूज़न तो हो रहा है लेकिन एक्टिवेटेड हो रहा है। डिफ्यूज़न भी 2 टाइप का होता है, एक्टिवेटेड एंड पैसिव। पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एक्टिवेट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? मैसन एंड फिलिस ने। उन्होंने कहा कि डिफ्यूज़न के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक कि जो सीव ट्यूब्स की सेल्स हैं, ये सीव ट्यूब की सेल के अंदर उनका जो खुद का प्रोटोप्लाज्म है वो उसे एक्टिवेट करता है, ताकि वो जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स उसके अंदर से जा रहे हैं उनसे रिएक्शन ना करे, और उन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को एक्टिवेट करता है कि ईजिली मूवमेंट कर पाएँ, फास्ट मूवमेंट कर पाएँ। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ये एनर्जी ATP से लेते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पर बनती है। सो इन्होंने इस हाइपोथेसिस को इस अकॉर्डिंग समझा दिया था। इस हाइपोथेसिस को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए यह हाइपोथेसिस किस पे डिपेंडेंट थी। इन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ सीव ट्यूब है वो यहाँ पर एक्चुअली मेनली रोल प्ले कर रहा है डिफ्यूज़न में। इन्होंने कहा कि या तो इसमें एक्टिवेट कर दिया जाए डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स को, या फिर
डिक्रीज कर दिया जाए रेजिस्टेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ देयर डिफ्यूजन, कि जो प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल्स इन सीव ट्यूब का जो जीव द्रव्य है, या तो उनको एक्टिवेट कर दिया जाए ताकि वो कम इंट्रैक्शन करें डिफ्यूजन मॉलिक्यूल से, जिससे कि दोनों के बीच में जब इंट्रैक्शन नहीं होगा तो हिंड्रेंस कम होगी, बाधाएं कम होगी, ईजी टू मूवमेंट होगा। सोच के देखिए, अगर आप एक खुले रास्ते पे भाग रहे हैं तो आप जल्दी भाग के जाएंगे, कहीं पहुंचना है तो आपको, और उसी के बीच में अगर कोई आपको रोक रहा है या आपको किसी रिवर से जाना है या बीच में कोई फॉरेस्ट है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर यही है कि ये आपस में इंट्रैक्ट ना करें। सो ये डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस यहाँ पर ये बात बताती है। अब इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, इन्होंने कहा रेस्पिरेटरी एनर्जी, दैट मीन एटीपी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस एक्टिवेट डिफ्यूज़न के लिए, लेकिन इस हाइपोथेसिस को भी नहीं माना गया क्योंकि एटीपी का यूज़ नहीं होता है। अब जो थर्ड हाइपोथेसिस थी वो थी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस। अब आपको प्रोटोप्लाज्म का तो मतलब पता है, जीवद्रव्य सेल का। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है प्रवाह, हिंदी में कहें तो प्रवाह, और अगर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो धारा। अब सेल्स के अंदर स्ट्रीमिंग होती है, मतलब सेल्स के अंदर जो उनका प्रोटोप्लाज्म है वो मूवमेंट करता रहता है सेल्स की वॉल के सराउंडेड। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक वॉशिंग मशीन को सोच के देखिए, उस वॉशिंग मशीन में जो अंदर उसकी मोटर होती है, उस मोटर में अगर आप वाटर डालते हैं उसके अंदर तो वो कंटिन्यूसली उसके चारों तरफ मूव करता रहता है। इसी तरह से अगर आप उसके अंदर कोई कपड़ा डाल दें तो वो जो क्लॉथ डाला है आपने वो भी उस वाटर के मूवमेंट के साथ साथ उसकी चारों तरफ वॉल की मूव करता है। सो इन्होंने भी यही कहा कि जो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म है वो अपनी वॉल के चारों तरफ मूव करता है, और उस मूवमेंट के कारण जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट है वो एक स्थान से, मतलब एक सेल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है, एंड देन डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये एक सेल है, इसका ये प्रोटोप्लाज्म है, ये डिफ्यूजन कर रहा है, ये स्ट्रीमिंग कर रहा है। स्ट्रीमिंग का मतलब प्रवाह। तो इस तरह से यहाँ पे आपको उसका स्ट्रीमिंग दिख रहा है कि ये इनकी जो सेल्स का जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये हमेशा स्ट्रीमिंग करता रहता है, इसलिए यहाँ पर जो भी आता है सब्सटेंस वो इस स्ट्रीमिंग के कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँच जाता है। इसके बाद ये दूसरी सेल में डिफ्यूजन के थ्रू पहुँच जाता है। तो इससे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्ट्रीमिंग हो रही है इस तरह से, स्ट्रीमिंग के कारण यहाँ पर जो भी सब्सटेंस आएगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पर डिफ्यूज़न यानी कि यहाँ पे हाई से लो की तरफ ये इजी टू मूवमेंट कर जाएगा। और सीव ट्यूब की जो सेल्स हैं इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको पता है चालनी नलिकाओं में चालनी प्लेट पर पोर्स होते हैं, तो सीव प्लेट पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सीव प्लेट पे क्या था, पोर्स हैं, और ये जो सॉल्वेंट हैं ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो तो इस तरह से आ जाएंगे और ये वापस इसका प्रोटोप्लाज्म मूव करने लगेगा। चलिए अब इसे एक बार थ्योरी समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, दैट मीन प्रोटोप्लाज्मिक को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ द फ्लड सब्सटेंस या साइटोप्लाज्म विद इन अ प्लांट और एनिमल सेल, कि एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर जब उसका फ्लड सब्सटेंस यानी कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट करता है तो उसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे कर रहा है, इस तरह से जो मूवमेंट कर रहा है इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। अब डी वेरिस ने ये थ्योरी दी थी। डी वेरिस ने 1885 में कहा कि फॉलोइंग द प्रिवेलिंग व्यू इंस्टेड द and developed by Sachs about the movement of organic nutrient in plant, the most general cause of this movement was considered to be diffusion। सिंपल सा उन्होंने ये कहा कि ये जो जितना भी उन्होंने आगे का पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग डी वेरिस ने सिर्फ इतना कहा कि जो सेल्स हैं उनके अंदर जो डी वेरिस का अकॉर्डिंग यही था कि जो सेल्स हैं उनके अंदर जो डिफ्यूज़न होता है वो तो एक्चुअली एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि एक सेल से दूसरे सेल में, क्योंकि दूसरे सेल के पास कम ही है, मतलब सिंक के पास ऑब्वियस सी बात है कम है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। एक वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सकिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है जो कि वहाँ पर पहुँचने के लिए ज़रूरी है। तो डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है ये तो, लेकिन जो सेल के अंदर की बात करें हम, एक सेल में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू पहुँचता है। ये पॉइंट इन्होंने ये बात कही। अब इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए ये एविडेंस दी है कि जो सीव ट्यूब सेल्स थी उनके अंदर इस तरह की स्ट्रीमिंग होती थी, ऐसी स्ट्रीमिंग देखी गई थी उनके, क्योंकि सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। तो इनके डी वेरिस को सपोर्ट मिला इसके थ्रू। और सेकंड ये था
कि एक ही जो सेल है उसके अंदर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है कि अगर ऊपर पहुंचना है तो ऊपर पहुंचेगा, डाउनवर्ड पहुंचना है तो नीचे साइड पहुंचेगा। सो एक ही सेल्स इसके थ्रू डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट दोनों एक साथ कर सकती थी, क्योंकि जिस सब्सटेंस को ऊपर साइड पहुंचना है वो यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। अब मान लीजिए यहाँ पर उसकी कमी है तो वो यहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू चला जाएगा और दूसरा सब्सटेंस यहीं से, तो ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरह से इनको थोड़ा सपोर्ट मिला था। लेकिन ऑब्जेक्शन ये थे कि ये जो स्ट्रीमिंग है इसकी जो रेट होती है वो 2 to 5 सेंटीमीटर पर आवर होती है, यानी कि 2 से 5 सेंटीमीटर ही चल सकता है एक आवर में। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो रेट होती है वो 100 to 150 सेंटीमीटर होती है पर आवर, कि वो यानी कि सिंपल सी चीज़ अगर हम कहें तो जो रेट है वो बहुत स्लो है। सेकेंड चीज़ कि जो मैच्योर होती हैं जो सीव ट्यूब्स उनके अंदर ये बहुत ही कम मिलती है स्ट्रीमिंग। जो यंग सीव ट्यूब्स होती हैं उन्हीं का जो साइटोप्लाज्म है वो उस तरह से स्ट्रीमिंग को शो करता है। उसके बाद एक पॉइंट और ये था कि यंग ट्यूब्स के अंदर अगर इतना स्लो होता है तो मैच्योर ही तो सारी प्लांट के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगी, और अगर मैच्योर ही प्रेजेंट हैं तो भी जो रेट है वो बहुत कम है। तो सिंपल से आपको 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। और इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि यहाँ पर उसके अगेंस्ट भी 2 ऑब्जेक्शन मिल चुके थे। तो ये आई होप आपको यहाँ तक ये थ्योरी समझ में आई हो। अब नेक्स्ट थ्योरी है ट्रांससेलुलर स्ट्रीमिंग थ्योरी। इस थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विश आप लोग पढ़ रहे हों, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है प्लीज़ बताया कीजिए, नहीं तो ये वीडियोस बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ पढ़िए। आपको समझ नहीं आता है तो आप एक बार नहीं 2 बार पूछिए, लेकिन समझिए साथ साथ। चलिए लर्न करते रहिए। थैंक यू।